मैं बात शुरू करना चाहूँगी कि जो आपने अपनी बातचीत में कहा था अशोक बुरबुरे जी ने, जितना मैं आपको मराठी में समझ पाई, आपने जो जिक्र किया तक्षशिला का, मैं ये मेरी बात से इतर थोड़ा सा ज़रूर प्रसंग चाहूँगी कहना आपके सामने कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जब आपने तक्षशिला का जिक्र किया तो मुझे वो याद आया संदर्भ। मैं पिछले दिनों ही तक्षशिला घूम के आई थी और मैंने तक्षशिला विश्वविद्यालय को देखने का अवसर प्राप्त किया था पाकिस्तान में, लाहौर में। लेकिन थोड़ी सी अफसोस की बात मुझे ये लगी कि तक्षशिला में जहाँ बुद्ध का जो प्रतिमा रखी हुई है, हालांकि तमाम पूरे के पूरे विश्वविद्यालय में जगह जगह पर सारी तरह की मतलब बुद्ध की अलग अलग मुद्रा में प्रतिमाएं हैं वहाँ पर, लेकिन एक खास तरह की प्रतिमा की तरफ मेरा ध्यान गया। आप इसको फेसबुक पे भी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। वहाँ जो प्रतिमा थी, जो मैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, उनके प्रतिमा के बीच में जो छिद्र होता है, हम सब में भी होता है, वहाँ वो क्या कर रहे थे जो लोग, जो भी तक्षशिला को देखने आए हुए थे, और ख़ासकर मैं इशारा करना चाहूँगी बल्कि कि महाराष्ट्र से भी मेरे साथ डेलीगेट थे, वो भी उसमें शामिल थे। हैरानी की बात ये है कि हम जो नॉर्थ इंडिया में जो रहने वाली महिलाएं और पुरुष भी, हम महाराष्ट्र की तरफ देखते हैं, क्योंकि दलित साहित्य की शुरुआत एक तरह से बिल्कुल जो माइलस्टोन का काम किया, यहीं से शुरुआत एक तरह से मानी जाती है। और यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, खासकर अम्बेडकरी विचारधारा में और बुद्धिस्ट परंपरा की एक तरह से वाहक भी मैं उनको मानती हूँ और सैल्यूट भी करती हूँ। हम नॉर्थ की थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है, मेरा अपना विश्लेषण है, मैं जिसमें मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो यहाँ से जो गई हुई महिलाएं थी, वो उसमें उंगली डाल डाल के देख रही थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय की मैं बात कर रही हूँ। और उंगली डाल के वो इच्छा मतलब मांगने की कि कुछ भी आप मांगेंगे तो वो आपको मिलेगा। तो सारी जितनी जितनी महिलाएं थी, सारी की सारी उसमें उंगली डालें और आंख बंद करें, जैसे एक जो आंख बंद करके जो एक ध्यान लगाने की वाली जो होती है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मुझे लगा कि अगर यही यही अगर बुद्धिस्ट परंपरा है, तो इसमें और दूसरी जगह पे जहाँ मंदिरों में जाके माथा टेकती हैं महिलाएं और जिनको हम बड़े मतलब अलग तरह से देखती हैं, उनमें और इनमें अंतर क्या है? फिर अंतर तो बेसिकली वैचारिकी का है। और वैचारिकी अगर यहाँ काम कर रही है तो मुझे ऐसी वैचारिकी की ज़रूरत नहीं है। सारी महिलाओं ने किया, मैंने नहीं किया। हम लोग 6 डेलीगेट थे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि मुझे जनेवा में जाने का मौका मिला था। वहाँ का बुद्ध विहार का भी मैं ज़रूर प्रसंग करना चाहूँगी, और ये मैं जानबूझकर आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम जहाँ खड़े हैं, दीक्षा भूमि, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी अपनी एक धरोहर मानी जाती है नागपुर की धरती पर, इसलिए इस पर खुलकर बात करने की आवश्यकता है। हालांकि हम ये स्पेस सेफ जोन में ढूंढते हुए भी कह सकते हैं कि हमें इन चीज़ों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आखिर करेंगे कहाँ? फिर घर में बैठ के करेंगे या समाज में बैठ के करेंगे, या फिर जब मंच पे जब हम लोग बात करते हैं जहाँ आदान प्रदान होता है विचारकी का, सहमत असहमत हुआ जा सकता है, अगर हम वहाँ भी इस तरीके से आत्म विश्लेषण नहीं करेंगे तो मुझे लगता है साहित्य में वो चीज़ कहीं ना कहीं फिर परिलक्षित होती है। इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। जब हम लोग जनेवा गए वहाँ भी ऐसे ही हुआ। उस वक्त मेरी बेटी होने वाली थी। और एक चीज़ और आपसे क्षमा मांगते हुए मैं कहूँगी कि पिछला जो अखिल भारतीय अम्बेडकरी महिला सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता मैंने की थी, और मैं सिर्फ 3 महीने की मेरी प्रेगनेंसी थी। तमाम जो पहले वाले में होंगे वो देखते होंगे, उस दिन मेरी हालत बहुत ख़राब थी। और जब मैं जनेवा गई तब भी मेरी हालत वही थी, क्योंकि तब 3 महीने का था, तब मैं 7वें महीने में मेरी बेटी थी मेरे पास। तो मुझे बुद्ध विहार में नींद आ गई। वेट बहुत बढ़ चुका था, और हमारे बीच में गायनिक हैं तो आप शायद मेरी बात से सहमत हो सकती हैं कि उस वक्त की कैसी स्थिति होती है। तो वहाँ एक बेंच रखा हुआ था, मैं उसमें लेटी आंख लग गई, क्योंकि टाइमिंग का भी थोड़ा जेट लैगिंग होता है। तो तुरंत महिलाएं, वो जो खासकर बुद्ध विहार में वहाँ थी, उन्होंने तुरंत मुझे टोका कि भंते जी जहाँ होते हैं वहाँ महिलाएं प्रवेश नहीं करती। उस कक्ष में जहाँ भंते जी की उपस्थिति हो वहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेके कि अगर आप इस तरीके की चीज़ों को लेकर नहीं आए तो वैचारिकी आखिर कहाँ है? अब मैं बात करती हूँ तीसरी, आज के जो संदर्भ की जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने, आखिर वो क्या हैं? अभी वहीं से बात शुरू करना चाहती हूँ। हमारे तमाम जो भाई लेखक हैं, जो बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, अम्बेडकरी विचारकी के नाम पर जो एक तरह से अगर जरा सा भी इतर उनके विचार रखते हों तो उनको पचनीय नहीं होता। ये चुनौती है, और ये महिला होने के नाते इसलिए चुनौती है क्योंकि आखिर हम फिर उन चीज़ों को देखें कैसे?
मैं जिक्र करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, सीधा नाम लेके मैं करना चाहूँगी। पिछले दिनों इसी के ऊपर ज़्यादा बहस हुई। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, धीरे धीरे साहित्य ने एक तरह से जगह जो ली है वो सोशल मीडिया उसको कन्वर्ट करता जा रहा है। आज कई तो पुस्तकें, लेखक भी पुस्तकों को संपादित जो कर रहे हैं, वो जो फेसबुक पे जो लिखा जा रहा है उसी को संपादित भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो फेसबुक मीडिया पे या सोशल मीडिया पे डालते हैं वो इतना नकारा भी नहीं होता। अगर आप उसको पुस्तक के रूप में संपादित कर रहे होते हैं तो साहित्य है। अगर साहित्य है तो इसका मतलब वो फेसबुक पे डाली गई चीज़ें इतनी नकारा नहीं हो सकती। मैं कहना चाहती हूँ ये कि अम्बेडकरी विचारकी की जो आज चुनौती जो मुझे नज़र आती है, और वो व्यक्तिगत रूप से भी मैं कह सकती हूँ यहाँ, कि आज के जो धुरंधर हमारे जो लेखक हैं वो महिलाओं से सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर चुके हैं। अम्बेडकरी विचारकी क्या है उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि हमारी महिलाएं चश्मा क्यों पहनती हैं, काला चश्मा लगाकर फोटो क्यों डाली है फेसबुक पे। उनके विचारकी है कि वो ये कहते होते हैं कि अच्छा ये इसको क्या पता, ये पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके कर क्या रहे हैं, ये हमें तो समझ नहीं आता। मतलब ये इस तरीके की जो चुनौतियां जो महिलाओं की जो सामने आती है। पिछले दिनों बहुत बहस हुई फेसबुक पे, और बिल्कुल बड़े लेखकों के द्वारा। मेरे सामने प्रोफेसर विमल थोराट जी हैं जिनको मैंने तो कम से कम दिल्ली में जब मैं आई थी, मैंने इनको देखते हुए मैं एक तरह से बड़ी हुई हूँ। क्योंकि जब मैं दिल्ली, मैंने JNU में जब PhD में प्रवेश लिया था, तब मेरा एक तरह से उस तरीके का इंटरवेंशन था ही नहीं, और मुझे ये स्वीकार करने में भी कोई गुरेज नहीं है। हमने तमाम जो लेखक हैं हमारे, उनको पढ़ते हुए सीखा है, उनके व्यक्तित्व को देखा है, उनकी खामियों को भी नज़रअंदाज किया है और उनकी खूबियों को भी बहुत अच्छी तरह सराहा है। लेकिन अगर तमाम जो मेरी पीढ़ी की जो महिलाएं हैं अगर थोड़ा सा भी काम करती हैं तो फेसबुक पे विचार की इस तरीके से चलाई जाती है कि वो नगण्य होती हैं। मैं यहाँ बात का ध्यान सीधे शब्दों में बजाय घुमा फिरा के करने के, जो हमारा स्तरीकरण है, वर्ण व्यवस्था से लेके जो शुरू हुआ जातिवाद, वो जो स्तरीकरण है, वो जो एक हायरार्की हमारे समाज के अंदर है, वो हमारे बीच में से भी है। और वो ना सिर्फ एक तरह से वैचारिकी तक सीमित है, बल्कि वो हमारे इतना अंदर गहरे से पैठ की हुई है कि अगर कोई भी महिला, और खासकर उस स्तरीकरण में अगर वो महिला आती है और वो कुछ भी बात करती है, तो उनके लिए, सबके लिए, खासकर उस वर्ग के लिए जो अपने आप में स्थापित साहित्यकार हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी लेखिकाएं मानती हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े धुरंधर लेखक कहते हैं, वो सिर्फ ये लेखक तक नहीं कहते बल्कि ठेकेदारी भी उन्होंने ली हुई है। और वो इसके ऊपर बहस करते होते हैं कि किसी भी महिला ने किसी भी फेसबुक पे चश्मा लगा के फ़ोटो क्यों पोस्ट की, किसी भी महिला ने चश्मा लगा के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जय भीम क्यों लिख दिया। जय भीम का सर्टिफिकेट भी आज देने की ज़रूरत है महिलाओं को, और उन महिलाओं को जो इतने संघर्षों से निकलती हैं। मैं अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने साझा करूं, मैंने अभी हिंट में बताया आपको। आप सोचिए, जब मैं नागपुर से यहाँ तक चली थी, मेरी 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, और जब मैं जनेवा में थी तब मेरे 8वां महीना लगा हुआ था। क्या ये कम बात है? और आप इसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि आप महिलाएं जो नागपुर में जो इकट्ठा होती हैं, वो उनका वैचारिकी कुछ नहीं है, वो बिंदी लगाती हैं, वो चूड़ियाँ पहनती हैं, वो किसी भी सामाजिक संघर्षों में योगदान नहीं देती। मैं बता दूं आपको, हमारी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिंसा लेती हैं। सीमा हो सकती है, लेकिन उस सीमा के माध्यम से अगर हमारे धुरंधर लेखक ये कहें कि ये महिलाएं सिवाय जींस पहन के फ़ोटो लगवाने के, इतने प्रोफेसर होकर जींस पहन के फ़ोटो लगा रही हैं, ये उनके विचारकी होती हैं, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ अम्बेडकरी विचारकी की चुनौतियाँ क्या हैं उसके ऊपर बात करना चाहती थी, और वो चुनौती ये है कि आप अगर वाकई में अम्बेडकरी विचारधारा को मानते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत हुए हैं, ना सिर्फ दलित बहुजन समाज की महिलाएं, बल्कि तमाम वो महिलाएं जो प्रगतिशील थी, जो समाज के निर्माण की भूमिका में बड़ा योगदान दे रही थी, वो सारी की सारी उनके साथ थी। क्यों उनके साथ थी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों आज तक उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाया गया? क्यों महिलाएं दिन रात, महाराष्ट्र का तो कम से कम पूरा का पूरा आंदोलन हमारे सामने है, चारवाड़ का आंदोलन लीजिए, मंदिर का, कालाराम का, किसी भी तरह का आंदोलन बाबा साहब का ले लीजिए, उनमें महिलाएं कितनी संख्या में थी। मुझे लगता है भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें जितनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने साथ दिया था, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या आखिर?
जो वैचारिकी की जो 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 शुरुआत जो वहाँ से थी वो यहाँ आकर ठहरती है कि हमारे दलित लेखक इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। कमल भारती जैसे लेखक जो बड़े अपने आप को धुरंधर मान रहे हैं, उसके टुचपैया इतने, मैं माफ़ी मांगती हूँ शब्दों की सीमा तोड़ते हुए, ऐसे टुचपैये लेखक एक तरह से ऐसे लेखक बात करते हैं महिलाओं के बारे में जिनका खुद का सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग के नौकरी से निकाल दिया गया है। और वो ये विश्लेषण करते होते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक लेखिका और एक प्रोफेसर, इन तीनों में क्या अंतर है। ये अंतर पुरुष डिसाइड कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए, जहाँ तमाम दुनिया के लोग उनको देखते होते हैं, फॉलोवर्स देखते होते हैं, बात करते हैं। एक साहित्य रचा जा रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक साहित्य की एक नई पीढ़ी आ चुकी है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर इस तरीके के सम्मेलनों में ये चर्चा हम लोग नहीं करते हैं तो मुझे लगता है अम्बेडकरी साहित्य, खासकर महिला अम्बेडकरी विचारकी में कहीं ना कहीं उन बिंदुओं को हम छोड़ देंगे जो हम जी रहे हैं। अगर उसको नज़रअंदाज आप करते करते चले, मैं मतलब मुझे हैरानी हुई इस बात की कि किसी ने मुझे सीधा ये कहा सेम ऑन यू। मैंने कहा भाई किस लिए सेम ऑन यू? कह रहे आप अपने समाज के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब बताइए, अब आप या तो फिर जानबूझ के आप उसको जातिवाद में धकेलना चाहते हैं ताकि आप सवाल सिर्फ जाति का करें। ये कौन सी अम्बेडकरवादी विचारधारा है? आप खुद जानबूझ के उसको इस लेवल पे लेके आना चाहते हैं कि वो आपको बताए उसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है या संस्कृत आती भी है या नहीं आती है। अब सोच के देखिए, भले अगर ये विचार की यहाँ तक आ चुकी है तो जो वर्ण इत्र जो बात थी, या फिर हम कहें जो वर्णवादी व्यवस्था, जो जहाँ हम लगातार जो संस्कृत के जो विद्वान हैं जो ये कहते हो नहीं थकते, मानिषाद प्रतिष्ठाम तो अगम शाश्वती समय क्रोच मथुरादे कमवदी काम होते, या ये कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, आप उसका विरोध करेंगे या इनका विरोध करेंगे जो आपके बिल्कुल एकदम ना। और हैरानी की बात है कि हमारे दलित लेखक जिनसे उम्मीद है कि इसके ऊपर बात की जा सकती है, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं बैठ के। या तो ये कि वो टारगेट करते हैं किसी एक जाति को कि इस जाति का व्यक्ति अगर दलित बहुजन की बात करता है तो उसको ये करने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाती हूँ और संस्कृत लोगों के बीच में रहती हूँ। वहाँ क्या है कि अगर गाली देगा तो ब्राह्मण ब्राह्मण को गाली दे, आलोचना अगर करेगा साहित्य में तो आलोचना भी वो करे। अगर वो प्रशंसा करे कि इसमें शूद्रों का वर्णन है आज संस्कृत सिलेबस में या दलित साहित्य को पढ़ाया जा रहा है, या कोई और जो एक तरह से प्रगतिशील सोच है या अम्बेडकरी जो सोच है, उसका क्रेडिट भी वो ले। ये जो विचारकी थी, इस विचारकी का विरोध करने में कितना समय लगा, प्रोफेसर विमल थोराट इसके साक्षी हैं। हम लोग तो कहीं नहीं थे, लेकिन आप लोगों को देखते हुए सीखा है हमने। अगर वो वहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ आकर अगर हम जातिवाद पे बात करते हुए अम्बेडकरी विचारधारा जिसको आप बार बार बात कर रहे हैं, उस अम्बेडकरी विचारधारा में होते हुए आप ये कहें कि आप अगर प्रशंसा भी करेंगे तो हम ही करेंगे, यानी कि दलित की प्रशंसा करें, दलित महिला की प्रशंसा करें। माफ कीजिएगा, बिल्कुल सीधा एकदम चुभता हुआ सवाल आपके बीच में छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ जो हायरार्की सिस्टम पैदा हो चुका है वो कहीं ना कहीं इतनी घातक स्थिति पर पहुँचाएगा। आप लाख सम्मेलन कर लीजिएगा, इतनी गहरी पीठ हो जाएगी कि ब्राह्मणवाद का विरोध करते करते आपके अंदर का इतना ब्राह्मणवाद खुंखार होगा, आप उसका सामना ही नहीं कर पाएंगे। माननीय नूर जहीर मॅडम, ज्यांचे साहित्य इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू या तिन्ही भाषांमधून आहे। माय गॉड इज अ वुमन, डिनाइड बाय अल्लाह, शाही एक बूंद की, उड़ उरइये, सुर्ख, कारवा के हमसफर अशा अनेक ख्यातनाम साहित्यकृतींच्या त्या लेखिका आहेत। सातत्यानं त्यांचं लेखन हे आपल्यापुढे येत असतं। मी फार वेळ न घेता त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपले विचार या विचारमंचावरून व्यक्त करावेत। सबसे पहले तो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि मुझे बहुत मोहब्बत और प्रेम से छाया बहन ने बुलाया, या इसलिए कि मैं लेखिका हूँ, या इसलिए कि मैं महिला हूँ, या इसलिए कि आज वक्त बदल रहा है, आज हम लोग सब खतरे में हैं, मेरा वजूद खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये देश खतरे में है। इसलिए एक साथ मिलकर के एक साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस खतरे को टालने की ज़रूरत है, इस खतरे से लड़ने की ज़रूरत है। आज जो दौर है उस पर कल एक पत्रकार मित्र आए हुए थे, उन्होंने कहा कि पहले निशाने पर मुसलमान है। हाँ, क्योंकि मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग की जा सकती है, मॉब की जिसमें किसी की पहचान नहीं होती, जिसमें किसी का चेहरा नहीं होता और जिसका
हवाला ये दिया जाता है कि मॉब ने तो ऐसा इस वजह से कर दिया क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, और ये सेंटिमेंट्स हर्ट का नतीजा होता है कि पहलू खान मारा जाता है और भी पता नहीं कितने मारे जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई दूसरे निशाने पर तो दलित हैं। लेकिन ये इक्वेशन बदल भी सकता है। इस चीज़ को, इस खतरे को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब संविधान पर खतरा मंडराएगा, जब संविधान को बदलने की बात की जाएगी, जब रिजर्वेशन पर बात आएगी, तब ये खतरा बदल भी सकता है और ये पहले निशाने पर दलित आ सकते हैं। 2002 के बाद मैंने गुजरात का एक दौरा किया था और उसमें बातचीत हुई थी उन लोगों से, उन तथाकथित लोगों से जिन्होंने राइट्स का साथ दिया था, और उस वक्त ये कहा गया था कि भाई दलित और आदिवासी भी तो साथ हैं और मुसलमान जो हैं उनको मारने की ज़रूरत है। उस वक्त ये देखा गया किस तरह से मुसलमानों ने भी दलितों को कभी अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया। इस सच को स्वीकारने की ज़रूरत है, इसलिए आज एक साथ रहने की ज़रूरत है। दलितों पर निशाना इस वजह से आएगा क्योंकि न्याय हम देना नहीं चाहते, बराबरी हम देना नहीं चाहते, संविधान जिन चीज़ों का वादा कर रहा है उन पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। वरना तो क्या ज़रूरत थी कि 200 पॉइंट रोस्टर के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी जाए? क्यों 13 पॉइंट की बात ही क्यों हुई भाई? संविधान को अगर हम सामने रख के देखते तो 200 पॉइंट का तो स्वाभाविक एक एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, और ये लड़ाई हम लोगों को बार बार लड़ते रहने पड़ेगी, क्योंकि ये खतरा बार बार मंडराता रहेगा। इस वक्त एक हार हुई है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। ये हम लोग इस खुशफहमी में रहे ना, हम इस जीत पर खुश हैं, लेकिन हमें आगे की लड़ाई की तैयारी करते रहना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हाल ही में हुआ, मैं बेंगलोर गई हुई थी और एक ब्राह्मण मित्र हैं, उनके यहाँ ठहरी हुई थी, और ये 200 पॉइंट और 13 पॉइंट का बहुत खलबली मची हुई थी। तो वो कहने लगे मुझे कि नूर, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों इतना इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो, और रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे देखो, मैं भी एक गरीब, बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मेरी माँ जो थी वो विधवा हो गई जब मैं 7 साल का था, और मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी माँ ने एक जगह खाना पकाने की नौकरी कर ली, एक जगह झोपड़ी डाल ली। मुझे वो कहती थी कि बेटा स्कूल के बाद जो है वो किसी भी के घर के सामने जाकर के बैठ जाना, वो तुम्हें भरपेट खाना खिला देगा, और मैं रात को घर वापस आ जाता था। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके साथ इतना अच्छा हुआ और आज आप इतने बड़े इंजीनियर बन गए हैं कि BSNL में काम कर रहे हैं, वेरी गुड। इसी जगह एक हम दलित महिला को रख देते हैं। पहली बात तो ये कि उसको घर बनाने की, झोपड़ी डाल लेने की, एक कपड़ा भी टांग लेने की कोई इजाज़त ही नहीं मिलती अपनी किसी और की ज़मीन पे। दूसरे ये कि उसको खाना पकाने की नौकरी मिलती है। किस सोच में हम, उसको तो बर्तन धोने की भी नौकरी ना मिलती, उसको तो आंगन के अंदर घुसने ना दिया जाता। लड़के को खाना खिलाना, लड़के के स्कूल जाना, हमने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में जो आंगनवाड़ी स्कूलों में दलित महिलाओं को काम दिया गया था खाना पकाने का, उसका किस तरह से विरोध हुआ? क्या हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कैसे बदल जाएगा? एक पीढ़ी में आपका जो दुर्भाग्य था वो बदल गया और आप एक अच्छी नौकरी करने लगे। आज एक आलीशान फ्लैट में बैठे हुए हैं जहां आप मुझे भी मेहमान रखे हुए हैं। लेकिन क्या ये उस दलित परिवार के साथ होता जो और दूसरी चीज़ें होती हैं? अगर 7-8 साल का बच्चा है तो उस महिला की उम्र क्या होती? 23, 24, 30। कितनी बार तो उसके साथ बलात्कार होता, कितनी बार तो उसको गांव से निकाल दिया जाता, कितनी बार तो कुछ भी अगर वो प्रतिवाद करती तो उसके साथ क्या क्या नहीं होता। इसलिए कम्युनिस्टों में भी, मैंने लाल सलाम कहा, कम्युनिस्टों में भी इस अन्याय को, इस डायकोटोमी को समझने की ज़रूरत है। और ये जब तक कम्युनिस्ट नहीं समझते, कम्युनिस्ट ये ना समझें कि वो आंदोलन में उतर आए हैं। वो आंदोलन पूरी तरह से लड़ रहे हैं और उस आंदोलन में जीत मिलेगी। मुसलमान की जहाँ तक बात की जाए वो तो पहले ही पिछड़े हुए हैं।
हमें तो ज़रूरत ही नहीं है भैया कि हमें बताओ कि आप जीवन पकौड़े तल के भी तो चला सकते हैं। हमारी तो अपनी पंचर की दुकान है, हम उसी पे काम चला लेते हैं। इसलिए हम तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं, इसलिए ज़रूरत है कि हम साथ आएं। और साथ जब आने की बात होती है तो कैसे आएं? वक्त हमें बताता है कि जब भी इस तरह के सवाल खड़े हों सामने तो हमें थोड़ा सा अतीत की तरफ देखना चाहिए। और अतीत की तरफ जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख खड़ी हुई हैं। हम देखते हैं कि महात्मा फूले के साथ उस्मान भाई हैं। और उसी चीज़ को आज आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम लोगों को मिलकर अगर साथ काम करना है तो आज ये वक्त की आवाज़ है कि हम कोने कोने पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, मोहल्ले मोहल्ले में फातिमा और सावित्री मंच बनाएं। हो सकता है उसमें 10 लोग आएँ, हो सकता है 5 आएँ, हो सकता है 2 ही आएँ, लेकिन हम शुरुआत करें। हम शुरुआत करें कि हम उस्मान भाई को और फूले को एक समझते हैं। हम समझते हैं कि दोनों ने साथ एक संघर्ष किया और उस संघर्ष को आज आगे ले जाने की ज़रूरत है। ऐसे मंच हम लोगों की तैयारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई लंबी है और मुस्तकिल चलने वाली है। एक और बात मैं इस मंच से कहना चाहूँगी। कल मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि रैली जो हम लोगों ने निकाली, मैं अपनी इच्छा से पूरी रैली भर साथ रही, यही देखने के लिए कि कैसी रैली होती है। और उसमें एक स्लोगन बार बार एक नारा लगाया जा रहा था, युद्ध न को, लेट्स से नो टू वॉर। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो बार बार ये हम लोगों के मुंह पे फेंका जाता है, शायद और लोगों के नहीं, मुसलमानों के ज़्यादा, कि तो फिर हम टेररिज्म का क्या करेंगे, हम दहशतगर्दी का क्या करेंगे। दहशतगर्दी के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, और मुझसे पूछिए औसत मुसलमान भी नहीं है। हम अमन चैन से जीना चाहते हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, अपनी पंचर की दुकान पे हम बराबर बैठना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ताकि हमारी आमदनी हो दिन भर की। लेकिन जिस तरह का व्यवहार आज हिंदुस्तान कर रहा है, भारत कर रहा है, मैं सार्क में काम करती हूँ और मेरा काम है कि मैं राइटर्स की और सूफ़ी और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करूँ। 3 साल से पाकिस्तान के लेखकों को और सूफ़ी स्कॉलर्स को और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को वीज़ा नहीं दे रहा है भारत। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मुझे एक लेखक दिखा दीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में एक लेखक मुझे दिखाइए जो टेररिस्ट रहा हो। कभी किसी वक्त में, किसी दौर में लेखक कभी टेररिस्ट नहीं होता। आप लेखकों को आने नहीं दे रहे हैं, और अंबानी अडानी जो है वो हज़ारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। लेखक जो यहाँ आकर के 3 दिन रह करके खुश होकर चला जाएगा, शायद बेचारा दिल्ली से ताजमहल भी देखा है और सोचे कि अरे वाह, मैंने मोहब्बत का बहुत बड़ा मकाम देख लिया, या थोड़ा जयपुर घूम आए, या मैंने पिंक सिटी देखी, उस पर आप बंदिश लगाएंगे, उसको आप रोकेंगे जो वहाँ जाकर के 10 जगह 50 जगह ये मैसेज भेजेगा, ये बात कहेगा कि भाई मेरे साथ भारत में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और मुझे भारत के लोग बहुत पसंद हैं और हमें युद्ध नहीं चाहिए। जो वहाँ के लोगों को तैयार करेगा आपकी सोच के लिए, उसको आप आने से रोकते हैं। और जो सरमाएदार है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको आप बढ़ावा दिए जा रहे हैं। आप किस तरह की दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, और उस दुनिया में अगर वो पूरी तरह से निर्मित हो गई तो उसमें बहुजन समाज कहाँ होगा और उसमें मुसलमान कहाँ होगा, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा आतंक मेरी नज़र में जो मैं समझती हूँ वो है किसी की स्पीच पर, किसी के बोलने पर पाबंदी लगाना। और ये हम देख रहे हैं कि ये आतंक जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी हाल ही की बात है कि जिग्नेश को नहीं बोलने दिया गया और ये कहा गया कि नहीं, ये ट्रस्टीज़ ने कह दिया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल भी रिज़ाइन करने की उस पर आ गए और रेक्टर ने भी शायद रिज़ाइन किया। और ये सब जो इस तरह की, और वो जिग्नेश वहाँ का उस इंस्टीट्यूशन का पढ़ा हुआ है, उसके बावजूद आप इस तरह की रोक उसके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि आप सच्ची बात सुनना नहीं चाहते।
और आपको डर है कि जिग्नेश जो है वो सच्ची बात ही कहेगा, जब आएगा तो झूठ नहीं बोलेगा, चापलूसी नहीं करेगा। ये डर जो आपको है, इस डर की वजह से आप लोगों का बोलना बंद कर रहे हैं। इस डर की वजह से आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं कि किसी जगह लोग इकट्ठे ना हो, लोग कॉन्फ्रेंसेस ना कर सकें, लोग मिलजुल ना सकें, लोगों को वीज़ा ना मिल सके, दिमागी सोच का एक्सचेंज ना हो और बात जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे नहीं। सरकार कुछ फौजियों के मर जाने पर बिल्कुल परेशान नहीं है। इस बात पर यकीन कीजिए, मेरे बड़े भाई, मेरे मौसा के लड़के लेफ्टिनेंट जनरल हैं अता हसनैन, और उनके ये अल्फाज हैं कि हम लोग रोते हैं जो एक सिपाही भी मर जाता है, हम लोग आपस में गले मिल के लिपट के रो लेते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता कि वो तो चला गया, कि उसके परिवार की ठीक से देख रेख हो। और वो जो पुलवामा में मरे, उनमें ज़्यादातर कौन है? ज़्यादातर दलित हैं। एक जो मुसलमान है, एक जो सिख है, उसका कहीं नाम लिया जाता है? कहीं नाम नहीं लिया जाता। इसलिए सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार सिर्फ युद्ध भड़काने की एक कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों, मैं बुनियादी तौर पर कहानीकार हूँ। कहानी सुनाए बगैर मेरी बात पूरी नहीं होती। तो एक गांव की बात है, एक औसत दर्जे का गांव था जहाँ पर छोटी छोटी ज़मींदारी के ज़मीन रखे हुए लोग रहते थे, कुछ खेत मजदूर रहते थे। और वहाँ पर एक महाजन था जिसकी एकमात्र जो बड़ी किराने की दुकान थी, वो दुकान भी उसकी थी और वो सूद पर पैसा भी चलाता था। एक दिन एक गरीब दलित किसान उसके पास आया और कहने लगा कि महाजन जी, थोड़ा गुड़ दे दीजिए 5 रुपए का, मेरा घर पे बच्चे बैठे हैं भूखे, रोटी बनी हुई है, खाना खाना है। वो महाजन कुछ अपने भाई खाते पे जोड़ तोड़ कर रहा था, उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इसने फिर दोहराया कि महाजन जी, कब से खड़ा हुआ हूँ, दे दीजिए ना, महाजन जी दीजिए ना, मैं जाऊँ। फिर आखिर तंग आ करके वो महाजन उठा, और जिस गुस्से में वो उठा था तो उसका कलम जो था वो नीचे गिर गया। किसान बोला, महाजन जी देखिएगा, आपका चाकू गिर गया। महाजन बोला, तू उजड़ गंवार जाहिल तो तू था ही, अब तू अंधा भी हो गया है क्या? तुझे दिखता नहीं है कि ये कलम है, ये चाकू नहीं है? किसान बोला, मेरी गर्दन तो आप इसी से ही काटते हो महाराज, तो मेरे लिए तो ये चाकू ही है। हम लोग जो लेखक हैं, जो खुद को कहते हैं कि कलम हमारी ज़िंदगी है, कलम अगर हमसे छीन लिया जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, हम लोग रुक करके ये सोचें कि ये आखिरी कड़ी तक पहुँचते पहुँचते ये कलम ज़िंदगी देने के बजाय ज़िंदगी लेने का रूप कैसे ले लेता है। सोचें हम कि क्यों इतने किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सोचें हम कि आज महाजन को किसने रिप्लेस किया है। वो कौन से गुंडे हैं जो एमएनसी बैंक्स की तरफ से लोन देते हैं और फिर घूमते रहते हैं उस लोन को वापस लेने के लिए, और फिर धमकाते हैं और मारते हैं और मजबूर करते हैं किसानों को कि वो आत्महत्या करें। कलम हथियार है, हम और आप ये जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारे ऊपर इस हथियार ने बहुत बड़ा वार किया है। यही कलम मनु ने इस्तेमाल किया था, यही कलम है जिससे मनु शास्त्र लिखा गया, यही कलम है जिसने इस भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज ये पार्टियां कहती हैं जो सत्ता में हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में बनता है। अरे साहब, कई सदी पहले आपके मनु टुकड़े टुकड़े कर गए भारत के। अब जिस तरह से हम लोग जिंदा हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में ही जिंदा है, और उन टुकड़ों को पाटने की और जोड़ने की ज़रूरत है। और नारी को तो कहीं का छोड़ा ही नहीं मनु ने। वो तो मतलब मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इस मुहावरे का, क्योंकि मैं चाहती नहीं कि ये मेन डिस्कोर्स में ये मुहावरा बाकी रहे, लेकिन सच है कि वो पैर की जूती से ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगी। इसलिए उसका प्रतिवाद करना हम लोगों को ज़रूरी है और हथियार को बनाते रहना ज़रूरी है। और इस हथियार में जिससे हम लड़ेंगे उसको धार दे करके
हम किस चीज़ पर पहला वार करेंगे, वो वार होगा भाग्य पर। भाग्य जो निर्धारित करता है कि हम कहाँ जन्म लिया, किस समुदाय में, कैसे हमारी शादियाँ होंगी, किन से हमारी शादियाँ होंगी, क्या हम नीति जिएंगे। और मनुवाद और मनुशास्त्र की मौजूदगी कोई ना ये समझे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। इतने गहरे पेवस्त है ये भारतीय सोच में कि ये मुसलमानों में भी आ गया है। एक मौलवी साहब से मैं बात कर रही थी, वो बहुत कुछ बोल रहे थे कि भैया हम लोग तो कितना चाहते हैं कि हमारे लड़के होनहार निकलें और इस्लाम के प्रति जो है बहुत गहरे उनकी अकीदत रहे और ये रहे और वो रहे, और उसके बदले में जब वो मरेंगे तो उनका भाग्य इतना अच्छा होगा कि उनको 70 हूरें मिलेंगी। हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि 70 हूरें कहीं नहीं मिलेंगी, वो यही है जो कुछ मिलेगा और यही है जो कुछ तुमको करना है, और उसका फल भी जो है वो यही मिलेगा। और फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि महिला का क्या होगा। मान लीजिए महिला भी बहुत अच्छी मुसलमान है, बाकायदा पाबंद है हर चीज़ की, और हर रोज़ा नमाज सब कुछ करती है, तो उसका क्या होगा। तो पहले तो बहुत बिगड़े, बहुत गलियाना तो खैर आदत है मौलवियों की, औरतों को, पंडितों की भी। तो वो पहले तो बहुत गलियाया, उसके बाद कहने लगे कि क्या बात कर रही हैं, उसको तो वही शौहर मिलेगा जो यहाँ पर होगा। मतलब उसकी जो हूर है उसमें गिनती बढ़ गई, उसको 71 मिलेंगी, फिर हैं 70 तो पहले से बुकड हैं, और 71 में वो होंगी जो मिल जाएगी। जो अच्छी बेचारी यहाँ से नेक औरत मरेगी तो वो जब वहाँ पहुँचेगी तो वो भी मिल जाएगी। अरे लानत है, यहाँ पर अगर कोई औरत दुखी है तो वो वहाँ पर भी क्यों वो चाहेगी वही वाला पति। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग मज़हब को, धर्म को नकारें। नकारे बिना ना हम लोगों का उद्धार होगा, ना हम लोग नई सोच की तरफ बढ़ सकेंगे, और हम इसी उसमें उलझे रहेंगे कि कुरान कह रहा है कि धरती चपटी है और हिंदू शास्त्र जो हैं वो कह रहे हैं कि पुष्पक विमान भी हमारे पास था। यानी दोनों जो हैं वो बेवकूफ़ियों के बीच में हम लोग महिलाएं जो हैं वो बेचारी फंसी हुई हैं।